साथियों नमस्कार। भाई लाइव चल रहा है, जल्द से जल्द और भी भाई जुड़ जाएं। एक बड़ी खबर के साथ में शुरू करते हैं फिर। अभी और भी साथी जुड़ जाते हैं, जुड़ने लग गए हैं लाइव में। साथियों सबसे पहले तो भाई लोहड़ी मकर संक्रांति की आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और पूर्व सैनिक दिवस वेटरन डे की आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और भाई कल 15 जनवरी आर्मी डे की भी आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। शहीद जवान अमर रहे, शहीद जवान अमर रहे, शहीद जवान अमर रहे। भारतीय सेनाएं जिंदाबाद। आज वेटरन डे है तो उसके ऊपर प्रोग्राम भी चल रहे हैं, दिल्ली में भी हुआ है। तो मैंने पूरा भाषण अभी सुना है, पूरा का पूरा। और ये रखा है डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर के सेक्रेटरी ने, जिसमें उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को छूने की कोशिश की है। उससे पहले हम एक बात कर लेते हैं, जब तक और भी भाई जुड़ जाते हैं। हमारे बहुत ही सम्मानित बहादुर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल उपेंद्र त्रिवेदी जी का एक इंटरव्यू आ रहा है, उसके बाद में अखबारों में भी खबर है। उन्होंने बड़ी अच्छी बात बोली है कि नाम नमक निशान के लिए हम जीतते हैं। बिल्कुल, हम कोई भी भारतीय, चाहे वो सैनिक है, चाहे वो नहीं भी है, चाहे वो सिविलियन भी है, वो देश के लिए जीतता है। और देश के विकास में ऐसा नहीं है कि सिर्फ सैनिकों का योगदान है। देश के विकास में जो चपड़ासी भी होता है, जो सफाई कर्मचारी भी होता है, जो झाड़ू मारता है गांव में शहर में सुबह सुबह, वहां से लेके चाहे वो कोई कलरक है, चाहे कोई अध्यापक है, चाहे कोई वैज्ञानिक है, सबका अपना देश के योगदान में है। उन्होंने एक चीज और बोली कि सेना में नौकरी जो लेना चाह रहे हैं वो पैसों के लिए ना आए, देश सेवा के लिए आए। कि सेना कोई नौकरी देने का संगठन नहीं है। ये बात उन्होंने दोहरा दी माननीय स्वर्गीय विपिन रावत जी की। उनकी बात ने इनको कर लिया। अब उनकी बात से नाखुश होना या खुश होना वो मेरा व्यक्तिगत अधिकार है, जो मेरे को संविधान देता है। मैं उनकी बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूं। हम जाते तो सेवा के लिए हैं, देश सेवा के लिए। जब हम 140 करोड़ लोगों की देश सेवा कर सकते हैं और वो घर में चैन की नींद सो सकते हैं, तो क्या वो 140 करोड़ लोग हमारे परिवार की देखभाल नहीं कर सकते? हमारे परिवार को कपड़ा, रोटी, मकान नहीं दे सकते? बगैर मेवा के कभी सेवा हुई है? पहले क्या होता था, 1973 से पहले जो स्टेटस होता था छोटे रैंक का, वो पुलिस विभाग से बड़ा होता था। और आज जब ये ऐसी बातें करते हैं तो स्टेटस डाउन होता होता नीचे आ गया। देश सेवा तो हम कर रहे हैं। अगर उन सैनिकों के लिए उनका अच्छा पे हो जाए, अच्छे वेलफेयर हो जाए, तो
जो सैनिकों का मनोबल है उसमें 4 चांद और लग जाएंगे। और कोई भी लड़ाई जब हम जीतते हैं वो हथियारों के बलबूते से ज्यादा मनोबल से जीती जाती है। अब ये बात तो मैं तो क्या बताऊंगा, मेरे से ज्यादा है भाई। आज उन्होंने वेटरन डे के ऊपर या पिछले दिनों में जो उनका इंटरव्यू आया, उन्होंने कहना था कि जो मेरे जवान हैं उनका स्टेटस ऊपर किया जाए, उनका ज्यादा से ज्यादा वेलफेयर किया जाए। अब वो कह रहे हैं कि ये पैसों देश सेवा के लिए आए, पैसों के लिए नहीं आए। अभी अभी अग्निपथ योजना आई है, उसका ग्राफ माननीय जनरल साहब को पता होगा कि पहले किस हद तक युवा फौज में जाने के लिए तत्पर रहते थे। गांव के अंदर 4 बजे, चाहे गांव की 10 सड़कें थी, चाहे 20 सड़कें थी, युवाओं की टोलियां रेस मारती हुई। और आज ये हालत होगी कि गांव के अंदर जो स्टेडियम है उनके अंदर मेरे से भी ऊपर ऊपर की घास जम गई। अब बताओ, अगर सेवा के लिए है तो 73rd पे कमीशन में डिफेंस कमेटी जो छोटे रैंक के पे पेंशन सेट करती थी वह खत्म क्यों करी? 73 से पेंशन क्यों घटाई? अगर मैं और नहीं तो जो अभी जो 2 पे कमीशन आए हैं, एक 6 पे कमीशन जो 2 साल तक रोका रखा, 7 पे कमीशन 1 साल तक रोके रखा। और जब वो दोनों ही बाहर आए तो दोनों में जो अलाउंस थे वो 3 गुना कर दिए एक वर्ग के, जबकि अलाउंस तो समान होना चाहिए। अब कोई ग्लेशियर में खड़ा है तो ये थोड़ी है कि वहां ठंड कम लगेगी उसकी। अगर किसी को बर्फ लग गई तो भाई उसकी भी उंगलियां गड़ेंगी, उसकी भी उंगलियां गड़ेंगी। मतलब भाषण देना बहुत आसान है, पर भाषण जब हम देते हैं तो उसकी शुरुआत हमने खुद ने करनी चाहिए। आज मिलिट्री सर्विस पे है, उसका अंतर देखो। 2006 में जब वो लेके आई गई तो जवानों के लिए 1000 रुपया, ऑफिसर के लिए 5200 रुपया था। उसके बाद में जो सिविल ब्यूरोक्रेसी है उन्होंने ऐतराज किया कि नहीं, इतनी कम कैसे कर रहे हो तुम, और किसी ने ऐतराज नहीं किया था। और उनके ऐतराज से 2000 रुपया हुई। और डिसेबिलिटी पेंशन 2,54,000 रुपया है। ये तो माननीय स्वर्गीय जनरल विपिन रावत ने कही है पुन्ना के अंदर कि डिसेबिलिटी पेंशन की चोरी की गई 2000 अधिकारियों के द्वारा। ये तो पुन्ना के अंदर का है, माननीय उनका रिकॉर्ड है, आप चेक कर सकते हो। तो उनको सेवा क्यों नहीं सिखाई गई कि सबसे पहले देश सेवा? पर उन्होंने मेवा की सेवा चलते चलते मेवा भी कि डिसेबिलिटी पेंशन भी ले लो, क्योंकि सर्विस पेंशन से ज्यादा तो डिसेबिलिटी पेंशन है। आज मिलिट्री सर्विस पे 15,500 उसके केस पे केस चल रहे हैं, जबकि आज पूर्व सैनिकों को कोर्ट के अंदर नहीं जाना पड़ता। अगर वेटरन डे के ऊपर सरकार तक पूर्व सैनिकों के मान, सम्मान और समानता की बात पूछाई जा तो आज कोर्ट में नहीं जा पाते। पर वेटरन डे आता है, उसके बाद में मीडिया के थ्रू बताया जाता है कि हम बहुत ज्यादा सम्मान करते हैं। अब जनरल साहब 1 साल जंतर मंतर पे आंदोलन चला,
सबको मालूम था, बड़ी से बड़ी नेशनल मीडिया को मालूम था, सब सारी चीजों में आया। किसी ने आके 1 साल में जवानों से बात नहीं करी। वो भी तो वेटरन ही थे। किसी ने 62, किसी ने 65, किसी ने 71 की लड़ाइयाँ लड़ी हैं, करीगल की लड़ाइयाँ लड़ी हैं। उनकी भी तो छातियां तमगों से भरी हुई थी, जो जंतर मंतर पे बैठे थे। जिनका हाथ नहीं है, जिनका पैर नहीं है, वो सैनिक भी जंतर मंतर पे बैठे थे। वो सैनिक वीर नारियां जिनके सुहाग से आज हम सुरक्षित हैं, वो भी वहीं बैठी थी। बहुत सारी चीजें हैं, अगर वो चीजें दूर होती हैं तो हम स्ट्रोंग होंगे, ताकतवर बनेंगे। पे पेंशन की जो विसंगतियां हैं, अलाउंसों के अंदर जो भेदभाव है, वो आज के आधुनिक भारत में वो दूर होनी चाहिए। चाहे सहायक प्रथा है, ये हटानी चाहिए ये चीज। मैं एक वेटरन होने के नाते, और मेरा कर्तव्य है कि मेरे जनरल साहब तक मैं ये बात पूछा हूं, क्योंकि सभी कहते हैं कि भाई हमारे जो पूर्व सैनिक हैं उनसे हमने सीखना भी चाहिए, कि वो हमारे को बताएं कि हम क्या अच्छा कर सकते हैं अपने संगठन के लिए, किस तरह से इसको ताकतवर बना सकते हैं। तो मैंने तो आपको बता दिया ये सारी चीजें। दूसरी बात भाई, आज ये तो बात होगी, आज वेटरन डे है, उसकी तो आप लोगों को सबको मुबारकबाद भाई, शुभकामनाएं। आज मानेकशा हॉल है अपने दिल्ली में, उसके अंदर पूर्व सैनिक और बड़े बड़े अधिकारी वो शामिल हुए। तो मैंने उसमें डायरेक्टर ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर के सेक्रेटरी जो सिविल ऑफिसर है, उनका मैंने लेक्चर सुना। उन्होंने स्पर्श के बारे में बोला, ECHH के बारे में बोला, और उसके बाद में उन्होंने बोला OROP पिछले 10 साल में 1,24,000 करोड़ रुपया दे दिया। इसमें तो चलो दे दिया होगा, कोई दो राय नहीं, पर सवाल यह है कि OROP थी किसके लिए? जो छोटी उम्र में 15-17 साल सर्विस करके आ जाते हैं, 18 साल करके आ जाते हैं, OROP उनके लिए थी या जो 58 साल है उनके लिए थी? जितनी भी कमेटियां बैठी आज तक, उन्होंने क्या रिपोर्ट दी भारत सरकार को कि जवानों की पेंशन कम होती है, वो थोड़ी उम्र में वो रिटायरमेंट हो जाते हैं, उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने के लिए उनको OROP मिलनी चाहिए। अब ये 1,24,000 करोड़ रुपए का एक तो श्वेत पत्र आना चाहिए कि भाई इसमें सिपाही को कितनी मिली है, नायक को कितनी मिली है, हवलदार को कितनी मिली है, कितना बेनिफिट हुआ। और परमेश्वर को बाहर का रास्ता कर दिया, परमेश्वर को इसमें शामिल करना चाहिए, नहीं तो OROP का कोई उद्देश्य ही नहीं रहा। अगर परमेश्वर बाहर हैं तो OROP का एक तरह से ये उद्देश्य खत्म ही हो गया है। इसके बाद में जो अलाउंस हैं माननीय सेक्रेटरी साहब को वो भी देखने चाहिए कि सैनिकों का मनोबल किस तरह से बढ़ाना, ज्यादा से ज्यादा उनके लिए वेलफेयर लाके, उनकी पे पेंशन को अप करके। भाई सेक्रेटरी साहब 30 लाख पूर्व सैनिकों को नौकरी तो नहीं दे सकते, कम से कम उनकी पे पेंशन में थोड़ी बहुत बढ़ोतरी करके वो इतना तो कर सकते हैं कि वो अपना गुजारा कर ले। अब सेक्रेटरी साहब ने आगे कहा कि हम पुनर्वास का काम करते हैं, और 67,000 के करीब हमने पिछले 1 साल में नौकरी दी, ज्यादातर सिक्योरिटी में दी। सेक्रेटरी साहब, अगर मैं आज के दिन रक्षा मंत्रालय का सेक्रेटरी होता तो मैं पता क्या करता, मैं किसी भी जवान को सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी नहीं देता। ये वो जवान है
जिनको देश करोड़ों रुपया खर्च करके टैंक खोलना सिखाता है तो जोड़ना सिखाता है। ये वो जवान है जो लड़ाकू विमान को खोल सकते हैं तो जोड़ के उड़ा सकते हैं, चाहे पानी वाली शिप हो चाहे कोई भी हो। तो इनके पास में एक हुनर है। उस हुनर को सिक्योरिटी गार्ड में क्यों पिंगलाया जा रहा है? उस हुनर का ज्यादा से ज्यादा फायदा देश के विकास में लगना चाहिए। ऐसे इंजीनियर, ऐसे वैज्ञानिक तो कहीं नहीं मिलेंगे। अभी रक्षा मंत्रालय ने 2025 सुधारों का साल घोषित किया है और बड़े बड़े एमयूवी साइन हो रहे हैं। बड़े बड़े हथियारों के लिए, कलपुर्जों के लिए उनके कारखाने इंडिया में लग रहे हैं। तो उन कारखानों में ये पूर्व सैनिक क्यों ना उतारे जाएं? क्योंकि इनके पास में तो वो हुनर है। एक तरह से कोई आईटीआई भी करता है तो वो भी 2-3 साल सीखता होगा। ये तो कोई 25 साल सीखा हुआ, कोई 30 साल सीखा हुआ, कोई 20 साल सीखा हुआ है। तो इनको ज्यादा से ज्यादा उन कंपनियों में लगाया जाए और अच्छे वेतन के हिसाब से लगाया जाए, जिससे स्टेटस भी बढ़े और देश आत्मनिर्भर भी बनेगा हथियारों के बलबूते पे। क्योंकि इन्वेस्ट भी बहुत ज्यादा हो रहा है, क्योंकि आज जो डिफेंस सेक्टर है वो बहुत ऊपर चल रहा है इंडिया का, तो खासकर क्योंकि कोई अरबों खरबों के अगला साल में भाई लेन देन होगा। तो उसमें ये पूर्व सैनिकों का अगर प्रयोग कर सकें। अब सेक्रेटरी साहब क्या है, सब्जी की दुकान खोल लो। उस सब्जी की दुकान खोलने के लिए तो हमने कोई लाइसेंस चाहिए नहीं, पर दुकान खुलवाई जा रही है आपके पुनर्वास कार्यालय के द्वारा। अब सब्जी की दुकान हमने खोलनी होगी तो हम 20,000 रुपये की तेथन ले आएंगे, स्कूटर 3 पहियों वाली, और पीछे से उसका काट लेंगे और गांव में ले जाके सब्जी बेच लेंगे। तब भी हम 2,500-3 हजार रुपये कमा लेंगे। फिर उसमें दुकान खोलने का क्या मतलब? यहां पर देश कहां पूछ गया है। और आज भी हम दूध की दुकान, सब्जी की दुकान खोल लो। हम मतलब उस हुनर को नहीं पकड़ रहे, जो हुनर जिसने पूरे काम सीखा है इतने सालों तक, उसको हम गाजर तोल देगा, गाजर ले लो, आलू ले लो, मटर ले लो, पुदीना ले लो, धनिया ले लो, मिर्ची ले लो, लहसुन प्याज ले लो, इसमें लगा रहे। सिक्योरिटी एजेंसी के लाइसेंस किसको मिलते हैं? वो सभी को मिलने चाहिए, या तो बंद करें इसको। और सेक्रेटरी साहब जो कोयल टिप्पर है, वो मेरे हिसाब से आज वो केस दिल्ली हाई कोर्ट में भी चल रहा है। और आपको भी मालूम होगा या नहीं मालूम होगा, उसमें जो ट्रक पूर्व सैनिकों की चल रही हैं, उसमें आज तक का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है। अरबों खरबों रुपये का भ्रष्टाचार। पर कोई भी सीएजी की रिपोर्ट नहीं मांग रहा, उसके लिए सीबीआई की रिपोर्ट नहीं मांग रहा। वो पैसा तो आम पूर्व सैनिकों का है, जिनका हक है, जिनके ट्रक ने कोयला माइनों में पैसा कमाया है, उनके पैसों को कोई और ही उड़ा रहा है, और ही लेके जा रहे हैं। तो आज चाहे गैस एजेंसी है, बहुत सारी चीजें हैं। आज वेटरन डे के ऊपर बहुत सारी उम्मीद होती है कि सरकार वेलफेयर का काम करेगी पूर्व सैनिकों का। अब सेक्रेटरी साहब ने तो बोल दिया 1,24,000 करोड़ रुपया दिया वो आरोपी में। अब सेक्रेटरी साहब मेरे को थोड़ा बहुत समय दें तो मैं उनको वीर नारियों से मिला सकता हूं, मेरे डिस्ट्रिक्ट की वीर नारियों से, और बड़ी तादाद में मिला सकता हूं कि उनको आरोपी में कितना फायदा हुआ। अगर वो समय दें तो मैं दिव्यांग सैनिक, युद्ध घायल सैनिक, बैटल कैजुअल्टी को लेके उनके पास
साउथ ब्लॉक में पूछ सकता हूं कि उनको आरोपी में क्या मिला है, क्योंकि आज का दिन हम किसके लिए, जो हमारी वीरगनाएं हैं, वीर नारियां हैं, दिव्यांग सैनिक हैं, जिनके बलबूते आज हम सुरक्षित हैं। देखना कोई नहीं चाहता कि उनको मिला क्या है, नहीं मिला है, किस स्थिति में रह रहे हैं, कैसे रह रहे हैं, कैसे हम उनकी असमानता दूर कर सकते हैं। देखना कोई नहीं चाह रहा। सब फॉर्मेलिटी पूरी करना, भाग के पूछना, 5 मिनट बोलना और फिर जाके अपने भाई कुर्सी पे बैठ जाना, यही है। अगर एक्चुअल में उनकी स्थिति का नहीं पता लगेगा तो फिर क्या पता लगेगा। मेरे को तो कोई समय दे नहीं तो मैं तो सेक्रेटरी साहब को जज्जर आने के लिए न्योता दे रहा हूं, वो मेरे को समय दे, मैं वीर नारियों का प्रोग्राम करवा देता हूं। और हजारों की तादाद में हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हिमाचल, एक ही जगह पर आ जाएंगी वीर नारियां। उनके आंसू देख लो और उनके आंसू पूछ दो। तो भाई धन्यवाद। अगर मेरी बात माननीय चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तक जाती है और सेक्रेटरी साहब तक जाती है तो कृपया दोनों से निवेदन है कि भाई मेरे को कभी 5-7 मिनट का तो समय दो मिलने के लिए, कि हम पूर्व सैनिकों के बेहतर जीवन के लिए क्या कर सकते हैं। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो वो काम कर देना, नहीं लगे तो रहने देना। तो जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत, जय भारतीय सेना, सही जवान अमर रहे भाई।